हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है स्वास्थ्य एवं रोग। तो आज हम लोग स्वास्थ्य एवं रोग का अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अभी से पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जो आपको चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। आगे आने वाले वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखें, सभी वीडियो को क्रम से यानी स्टेप बाय स्टेप अपलोड किया जाएगा, तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सभी चैप्टर्स को कवर कराया जाएगा। तो इस तरह के वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पे मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे और चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं आज के इस वीडियो में अति लघुत्तरीय प्रश्न चैप्टर नंबर 4 का। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है, अच्छे स्वास्थ्य की 3 मूल शर्त लिखें। यहाँ पे इस चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा कि अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें बहुत से हैं, जिनमें से आपको तीन आपको लिखने हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट की बात कर लें। तो फर्स्ट में हमने लिखा है संतुलित आहार, सेकंड में लिखा है व्यक्तिगत एवं घरेलू व्यवस्था और थर्ड में हमने लिखा है स्वच्छ भोजन एवं जल। यहाँ पे ये स्वास्थ्य की 3 मूल शर्त हैं और भी इसमें हैं, तो आप लोग अपने मन से और भी कुछ लिख सकते हैं जो अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि ऐसे 3 रोगों के नाम लिखें जिनमें स्वच्छ पेयजल का उपयोग कर फैलने से रोका जा सकता है। कहने का इसका मतलब है कि वह 3 कौन से रोग हैं जो स्वच्छ पेयजल का उपयोग करेंगे तो वो रोग नहीं फैलेगा, वहीं पर वो स्टॉप हो जाएगा, वहीं पे वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डायरिया। अगर आप अच्छे जल पीते हैं, स्वच्छ जल पीते हैं, तो डायरिया आगे नहीं फैलेगा। टाइफाइड आपको भी नहीं फैलेगा और हेपेटाइटिस, ये स्वच्छ जल का प्रयोग करने से ये रोग आगे नहीं फैलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा पूछा गया है कि 3 संक्रामक रोग के नाम लिखिए। अब आपको पते होने चाहिए कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे संक्रामक रोग का नाम लिखने हैं। तो संक्रामक रोग हमने यहाँ पे लिखा है मलेरिया, कॉलरा और चेचक, ये सभी संक्रामक रोग हैं। हम आपको यहाँ पे बता दें कि संक्रामक रोग वह होता है जिसे हम लोग छुआछूत का भी रोग कहते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में आसानी से और तुरंत फैल जाता है। तो ऐसे रोग को संक्रामक रोग कहते हैं या संक्रमण रोग कहते हैं, जिनमें आप मलेरिया देख सकते हैं, कॉलरा, चेचक, ठीक है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि 2 असंक्रामक रोगों के नाम लिखें। इसका कहने का मतलब है कि 2 ऐसे रोग का नाम लिखें जो छुआछूत के भावना से या एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। तो वो आपका है मधुमेह और कैंसर। कैंसर वाले व्यक्ति को आप टच करोगे तो आपको यहाँ पे कैंसर नहीं होने वाला, लेकिन चेचक वाले व्यक्ति को अगर आप टच करते हो तो आपको चेचक होने की संभावना हो सकती है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है क्या कहलाती है। इसको ऐसे समझो कि वैसे रोग जो बहुत लंबे समय तक रोगी को सताए हुए रहता है, तो ऐसे रोग को हम लोग क्या कहते हैं। तो यह जो रोग कहलाता है वो चिरकालिक रोग कहलाता है, जो लंबे समय तक या कहीं कहीं आपको दीर्घकालिक रोग भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे चिरकालिक या दीर्घकालिक रोग। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं, यानी वैसे रोग जो सूक्ष्म जीव रोगाणुओं से होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो ऐसे रोग को हम लोग कहते हैं संक्रामक रोग। और संक्रामक रोग का एग्जाम्पल हमने आपको दे रखा है, जिनमें चेचक है, ठीक है ना। तो चेचक आपको देख सकते हैं, मलेरिया है, तो ये सभी संक्रामक रोग है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में कहा गया है कि बाह्य कारकों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग क्या कहलाता है, यानी बाहरी की दुनिया से जो फैलने वाला रोग है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो ऐसे रोग को हम लोग क्या कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि ऐसे रोग को हम लोग संचारित रोग कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलने वाला रोग है और ये बाह्य कारक से फैलते हैं। बाह्य कारक कहने का मतलब बाहरी वातावरण से। चलते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है हाइड्रोफोबिया रोग का दूसरा नाम क्या है।
तो हाइड्रोफोबिया रोग में क्या होता है, जनरली जिस व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है उन्हें पानी से डर लगता है, तो ऐसे रोग को हम लोग रेबीज कहते हैं। रेबीज, दूसरा नाम इसका क्या है, इसका रेबीज है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में कहा है कि टाइफाइड रोग के कारण टाइफाइड रोग के कारक का नाम लिखें। इसका मतलब कि टाइफाइड रोग फैलने में कौन कौन से ऐसे मतलब कारक हैं जो उनको बढ़ाते हैं टाइफाइड रोग को। तो वो है आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण होता है टाइफाइड रोग, और संक्रमित जल एवं भोजन करने से आपको टाइफाइड रोग हो जाता है, तो आप ध्यान देंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि एड्स का पूरा नाम लिखें। तो चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया एड्स का पूरा नाम। वह है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। ये आपको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे से इसको याद कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि HIV का पूरा नाम लिखें। तो HIV का पूरा नाम ही हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है। एक तो ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसियंसी वायरस, ये होता है HIV का मतलब, और ऊपर की बात करें तो एड्स था एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। ठीक है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, यानी 12 क्वेश्चन में कहा है कि क्षय रोग या टीबी किस संक्रामक बैक्टीरिया के कारण होता है। जो क्षय रोग है जिनमें शरीर का क्षय हो जाता है, या टीबी आप समझ सकते हैं जिनमें फेफड़ा वगैरह का यहाँ पे समाप्ति हो जाता है, तो ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ये एक बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसके कारण क्षय रोग या टीबी रोग हो जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में पूछा गया है कि वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व समुचित मात्रा में उपलब्ध हो क्या कहलाता है। तो आहार का मतलब यहाँ पे भोजन से रिलेटेड है बच्चों, और पोषक तत्व कहने का मतलब उसमें विटामिन वगैरह, तो ये सभी जो समुचित मात्रा में कहने का मतलब जितना चाहिए उतना उसमें यदि उपलब्ध हो तो ऐसे भोजन को क्या कहते हैं। तो ऐसे जो आहार है उनको हम लोग कहते हैं संतुलित आहार, या यहाँ पे कह सकते हो संतुलित भोजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 14 नंबर में कि लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है। लौह खनिज कहने का मतलब यहाँ पे आयरन से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। आयरन की कमी के कारण जो शरीर में होने वाला रोग है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ऐसे रोग को हम लोग कहते हैं एनीमिया, और ख़ास करके जो एनीमिया है वो रक्त के कारण होता है, रक्त में लौह की कमी के कारण होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब होगा एनीमिया। चलते क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं तो ऐसे रोग को हम लोग चिरकालिक रोग कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि हार्मोन की गड़बड़ी से हमारे शरीर में होने वाले किन्हीं 2 रोगों का नाम लिखें। तो ऐसे तो बहुत से हम लोगों के शरीर में, जैसे दाढ़ी मूंछ का नहीं आना, ये हार्मोन का कमी कारण है। तो उसके बाद स्तन का कम होना, ये सभी हार्मोन की गड़बड़ी के कारण ही है। लेकिन यहाँ पे वो रोग का नाम लिखना है जो हार्मोन की गड़बड़ी से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे मधुमेह और एक जायगेटिज्म, ठीक है ना। एक मधुमेह है और सेकंड आपका जायगेटिज्म है। तो ये दोनों हार्मोन की कमी से हमारे शरीर में या हम लोगों के शरीर में हो जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि शरीर में किस हार्मोन के ज़्यादा बनने से जायगेटिज्म नामक रोग होता है। यानी वो कौन सा है जिसके ज़्यादा हो जाने से हमारे शरीर में जायगेटिज्म नामक रोग हो जाता है, वो कौन सा हार्मोन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन ज़्यादा हो जाने से जायगेटिज्म नामक रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में पूछा गया है कि एन्सेफेलाइटिस तथा चेचक किस श्रेणी के सूक्ष्म रोगाणु से होने वाला रोग है। यानी वो सूक्ष्म रोगाणु का आपको नाम बताना है। तो वो जो सूक्ष्म रोगाणु है वो वायरस के कारण होता है। ये वायरस के कारण हम लोगों में चेचक रोग फैल जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं। यानी जो ये सूक्ष्म रोग, छोटे छोटे कीटाणु या कह सकते हैं जो रोगाणु हैं, इनके द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं संक्रामक रोग। क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 में कहा गया कि असंक्रामक रोग के कोई 2 उदाहरण दे। तो असंक्रामक रोग के उदाहरण यहाँ पे कैंसर देख सकते हैं, गठिया देख सकते हैं। कैंसर कभी छूने से नहीं होगा, गठिया कभी छूने से नहीं होगा दूसरे व्यक्ति को, तो ऐसे रोग को हम लोग असंक्रामक रोग कहते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि संचारित रोग के कोई 2 उदाहरण दे। तो यहाँ पे संचारित रोग हमने आपको बताया था कि संचारित रोग बाह्य कारण से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। तो इन जिनमें आप देख सकते हैं मलेरिया, टिटनेस,
ये सभी संचारित रोग हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया है मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है। तो आपको पता होगा कि मलेरिया जो रोग होता है वो मच्छर के काटने से होता है, और वो आपका मच्छर कौन सा है, मादा एनोफेलिन्स या मादा एनोफेलिन्स, जो कहीं कहीं लिखा होता है यहाँ पे मादा एनोफेलिन्स जो है, जिसके कारण मलेरिया रोग हम लोगों के शरीर में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो 23 में पूछा है कि अमीबी पेचिस किस प्रोटोजोआ के संक्रमण से होता है। आपको तो ये पता होना चाहिए कि जो अमीबी पेचिस है वो प्रोटोजोआ के कारण होता ही है, लेकिन वो प्रोटोजोआ के कौन से, यानी कौन सा प्रोटोजोआ है जिसके कारण अमीबा पेचिस होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीबा पेचिस जो होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ध्यान रखेंगे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये प्रोटोजोआ है जिसके कारण अमीबी पेचिस हो जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि टाइफाइड नामक रोग की रोकथाम के लिए लगाए जाने वाले टीका क्या कहलाता है। यानी जो टाइफाइड है उसमें हम लोग टीका लगवाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, तो वो कौन सा वैक्सीन है। तो वो जो आपका वैक्सीन है वो टैब वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। कौन सा, टैब, TAB, टैब वैक्सीन या टैब टीका, ध्यान रखना है आपको। चलते क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि DOTS यानी डॉट्स के द्वारा किस रोग की चिकित्सा की जाती है। DOTS के द्वारा कौन सा रोग है जिसकी चिकित्सा की जाती है, उसको ठीक की जाती है। तो वो आपका है क्षय रोग या टीबी को डॉट्स के द्वारा ही चिकित्सा की जाती है। चलते क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है इंटरफेरॉन की सुई किस रोग के नियंत्रण में सहायक है। यानी वो कौन सा रोग है जो इंटरफेरॉन की सुई से ठीक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, वो होगा वायरस जनित रोग जैसे कि हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस में इंटरफेरॉन की सुई का इस्तेमाल किया जाता है उसको नियंत्रण करने में, उसको ठीक करने में। चलते क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया यहाँ पे रेबडो वायरस के कारण होने वाला रोग का नाम बताएं। यानी रेबडो वायरस के कारण जो रोग होता है वो कौन सा है। तो रेबडो वायरस के कारण जो होने वाला रोग है वो आपका रेबीज है, और रेबीज का सेकेंड जो नाम है वो आपको पता होगा हाइड्रोफोबिया। चलते क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि रेबीज नामक रोग अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने आपको बताया हाइड्रोफोबिया। चलते क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि पोलियो से ग्रसित अंग में रोग की तीव्रता कम करने के लिए उपचार की कौन सी विधि अपनाई जाती है। कहने का इसका मतलब है कि जब पोलियो हो जाता है तो पोलियो होने के उपरांत शरीर को जो अंग में पोलियो हो जाता है उसकी तीव्रता यानी वो स्पीडली वो काम करता है, तो उसको कम करने के लिए आप कौन सा विधि अपनाएंगे उसको ठीक करने के लिए, उसको कम करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो वो विधि अपनाएंगे उसका नाम है फिजियोथेरेपी। हम लोग फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल करेंगे पोलियो से ग्रसित अंग में रोग की तीव्रता कम करने के लिए। चलते क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है पोलियो वायरस से सुरक्षा के लिए बच्चों को पिलाई जाने वाली दवा की बूंद क्या कहलाते हैं। तो आपको पता होगा कि वो ड्रॉप के माध्यम से पिलाते हैं, थोड़ा ड्रिप उसका नाम होता है, लेकिन उसको हम लोग कहते हैं क्या, तो OPV। क्या कहते हैं, OPV। और आप सभी कमेंट सेक्शन में OPV का फुल फॉर्म बताएंगे कि OPV का फुल फॉर्म क्या होता है। थोड़ा सा आपको हिंट दे दें, O का मतलब ओरल होता है, PV का मतलब आपको कमेंट सेक्शन में बता देने। तो फटाफट से यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह का वीडियो का अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।